हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन कराए थे मैंने। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था हमारा। तो इसमें हम देखते जा रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन हो गए थे, 25 क्वेश्चन और करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 26 नंबर का। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? सिंधु, नर्मदा, सरस्वती या रावी? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु की घाटी के आसपास जो सभ्यता बिलोंग करती थी उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और मोहनजोदड़ो के उसका नाम पड़ा तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसको याद होगा आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विद्यमान है, इस वजह से उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब इसमें डिटेल में दिया है कि मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि नदी के किस किनारे पर स्थित है, दाहिने बाएं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किस किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के टीलों को 1922 में खोजने का श्रेय रखाल दास बनर्जी को जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति में त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति है। उसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है। तो ये जो त्रिफुलिया ओढ़े अलंकरण वाला उत्तरीय वाला एक दाढ़ी वाला योगी ये जो मिले हैं ये कहाँ पर प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारा डिटेल में आपको सब कुछ याद करना होगा। यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में स्थित है। ये जो त्रिफुलिया ओढ़े मूर्ति है ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये DSSB के क्वेश्चन में आ चुका है। ये क्वेश्चन सिंधु वाला, सिंधु नदी की घाटी किस नदी के? तो DSSB के 27/8/2018 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो और सारे डिटेल दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से अधिकांश किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? दीवारों के, मूर्तियों के, मिट्टी के बर्तनों के और मोहरों के। तो ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के जो चित्र पाए गए हैं वो मिट्टी के बर्तनों पे पाए गए हैं। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। मिट्टी के बर्तनों में पाए गए हैं सबसे ज़्यादा जो चित्र वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अधिकांश मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित किए गए हैं। बर्तन भांडों पर चित्रित असंख्य लोक अलंकरण हैं जिनमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरदार रेखाएं, तारे, बाण नुमा, चौफुलिया, चौकोर, त्रिकोण, वृत्त, ज्यामितीय आकारों में वर्गाकार खाने पर स्पष्ट करती रेखाओं में मोर, मछली, जलचर, सिंगदार पशु, फूल, पत्ती आदि मिलते हैं। तो इस तरीके के जो मोटिव्स थे उसमें सिंगदार पशु मिले हैं, जलचर मिले हैं, मछली मिले हैं, रेखाओं में मोर के चित्र मिले हैं। फिर कुछ ज्यामितीय रेखाएं, इस तरीके से रेक्टेंगल जो हम ज्यामिति में बनाते हैं उस तरीके से भी वहाँ पर पॉट पर मिले हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों पर रंगकारी हुई है। बकरी, गीदड़, हिरन आदि लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित किए गए हैं। वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा होता था कि काली मिट्टी से बर्तन को बनाया जाता था और लाल रंग से उसकी चित्रकारी हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस कलर से चित्रकारी होती थी? तो लाल रंग से चित्रकारी होती थी, काले रंग का बेस होता था। मानवाकृतियों का अंकन जो था वो न के बराबर था। तो उस समय क्या था कि मानवाकृतियाँ बिल्कुल नहीं के बराबर चित्रित हुई थी, बल्कि मानवाकृतियाँ जो थी वो स्टैच्यूज़ में बनी हैं, बट चित्राकृतियों में मानवाकृतियाँ का चित्रण नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि चित्राकृतियाँ में मानवाकृतियाँ का चित्र नहीं हुआ है। और जो स्टैच्यूज़ बने थे जैसे नर्तकी की मूर्ति हुई, त्रिपुरिया ओढ़े उत्तरीय और ध्यानमग्न पुरुष, इस तरीके के जो स्टैच्यू बने हैं वो मानवाकृतियों से रिलेटेड थे,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी है? तो कांसे से, टेराकोटा से। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए। कांसे से बनी है, इसका राइट आंसर कांसे हो जाएगा। ठीक है, ये DSSB में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति कांसे से बनी हुई है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। क्वेश्चन कई बार आता है कि कांसे की मूर्ति जो थी नृत्य करती हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और ये कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये नगमा में, नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखी गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। कभी कभी इसका साइज़ भी पूछ लेता है। तो यहाँ 10.5 सेंटीमीटर है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। माना जाता है कि इसे 2500 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। ठीक है, 2500 ईस्वी के आसपास इसको बनाया गया था, ये चीज़ भी याद रखिएगा। यह मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में 1926 में अर्नेस्ट मैक को प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 1926 में अर्नेस्ट मैके को ये प्राप्त हुई थी। यद्यपि यह मूर्ति जो थी वो नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी सजावट से लगता है कि इसका व्यवसाय नृत्य होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु इसके हाथ पर ऊपर तक चूड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इस सजी धजी स्त्री होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक नर्तकी की मूर्ति है, बल्कि ये नाच रही नहीं है, खड़ी है। एक हाथ इसका कमर पर है और एक हाथ कमर से नीचे लटका हुआ दिखाया गया है, परंतु इसके जो वेशभूषा है, इसका श्रृंगार है, उससे ऐसा लगता है कि ये नर्तकी की मूर्ति हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की मूर्तियों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों की खोज की गई थी। मोहर जो थे वो मिले थे। ये DSSB के 2018 की DSSB में सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। DSSB में ज़्यादातर वेस्टर्न क्वेश्चन नहीं आते हैं, इंडियन आर्ट हिस्ट्री से ही आता है। और सिंधु घाटी सभ्यता और मेडवल हिस्ट्री जैसे मुग़ल, पहाड़ी, राजस्थानी, ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से आता है। मेरे कई वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही अच्छे से उसका डिटेल भी लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी में मोहरों की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो में केवल 3 मिट्टी के मोहरें मिली, जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। इस मोहर में सिंहदार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे हैं, जिसमें हाथी और चीता दाहिनी ओर, गेंडा और भैंसा बाईं ओर तथा सींग वाला हिरण सिंहासन के बीच में खड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन, इस वाले जो मोहर है इसका, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको पशुपति का मोहर कहा जाता है। इस पे एक बीच में पशुपति बने हैं और इनके किनारे किनारे बहुत सारे जानवर हैं, जिसमें हाथी, चीता, गैंडा, भैंसा और हिरण इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर भी है ये। कुछ मोहरी पर कुकद युक्त बैल, वृषभ और हिरण का संयुक्त रूप भी देखने को मिलता है। सिंधु उपत्यका में 1200 से अधिक सेल खड़ी पत्थरों की बनाई मोहरें कलात्मक रूपों में लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मोहरें वर्गाकार, गोल तथा ढोलाकार आकृतियों में मिली हैं। ये कई तरीके से हैं, वर्गाकार भी हैं, गोल भी है। सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, DSSB में 2018 में है और ये TGT PGT के भी क्वेश्चन में आ चुका है। तो सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? ये हो जाएगा आपका बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद का पेड़, C इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में बरगद का पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में बरगद तथा पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है तथा शिव पूजा के भी सबूत सिंधु सभ्यता में मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसमें सूर्योपासना का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो स्वास्तिक का
चिन्ह, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो सिंधु सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु कहें या मोहनजोदड़ो कहें, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना होती थी। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना होती थी, तो मातृ देवी की उपासना होती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड यहाँ का प्रसिद्ध चित्र था, सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था, जो कि प्रसिद्ध भी था और पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के शहरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो ये एक चीज़ और पॉइंट आउट करने लायक है कि यहाँ पर मंदिरों का कोई अवशेष नहीं मिला है। इस तरीके से उन्होंने जो भी पूजा वगैरह जो करना था वो मोहरों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा करते थे, और इसके लिए कोई एक प्रॉपर स्थान नहीं बना है जैसे कि वो वहाँ पे जाकर पूजा करते थे, ठीक है। तो मंदिरों का प्रयोग नहीं हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे संबंधित थी? वन्य जीवन से, ग्रामीण जीवन से, राजाओं से या उच्च वर्ग से? तो यहाँ पर उच्च वर्ग से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन चित्रों को देखा गया है, संबंधित मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ देखी गई हैं। तो मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ जो थी, वो कलाकृतियाँ जो थी, वो उच्च वर्ग से संबंधित थी। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। ये अनुमान ही लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। हालांकि ये भी हो सकता है कि जो स्त्री मूर्तियाँ थी वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, इस वजह से भी चित्रों को और मूर्तियों में स्त्रियों का चित्रण ज़्यादा हुआ है। ये भी हो सकता है कि मातृसत्तात्मक थी तो मातृ देवी के रूप में, किसी भी देवी देवता के रूप में उसको बनाया जाता रहा हो। तो ये सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुष वर्ग दाढ़ी और मूछों का शौकीन था। खुदाई के समय तांबे में निर्मित दर्पण, कंघे और उस्तरे भी मिले हैं। तो इस तरीके से भी ये भी चीज़ याद रखिएगा कि उस समय तांबे के निर्मित दर्पण भी मिले हैं। आभूषणों में कंठहार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़ियाँ, कालीबंगा से प्राप्त करधनी, पाजेब आदि मिले हैं। तो जो लेडीज़ों को पहनने वाले जो आभूषण थे वो ज़्यादातर कालीबंगा से मिले हैं। ये चीज़ भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें स्त्री पुरुष समान रूप से पहनते थे। और वो इसमें क्या था कि सारे जो स्त्री पुरुष थे वो सभी पहनते थे। आप स्त्रियों के भी स्टैचूज़ में देख सकते हैं और पुरुषों के भी स्टैचू में देख सकते हैं। मनोरंजन के साधनों में मछली पकड़ना, शिकार करना, जानवरों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना आदि शामिल था। तो अगर मनोरंजन के साधन का क्वेश्चन आ सकता है तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये लोग मछली पकड़ना, शिकार जैसे हम पहले के ज़माने में करते थे उस तरीके से भी वहाँ पर भी हुआ करता था। दंगल लड़ते थे लोग, जानवरों को लड़ाते थे, मछलियों को पकड़ते थे। इसी तरीके से लोग अपने मनोरंजन का साधन इकट्ठा करते थे। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? बैल, मृग, मगरमच्छ, हाथी। तो बैल सबसे ज़्यादा पाया गया है, इस वजह से बैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में बैल का रूपांकित किया गया है, बैल को रूपांकित किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। हड़प्पा से प्राप्त मोहर पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा कि कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि पैर में सांप को दबाए मुहर, दबाए गरुड़ का चित्रण कहाँ की मोहर पे मिलता है? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मिट्टी की मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। कुछ मोहरें हैं कुकुद युक्त बैल हैं, वृषभ और हिरण हैं और संयुक्त रूप से भी देखने को मिलता है। तो मोहरों का निर्माण सेल खड़ी पत्थर से हुआ। क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है कि मोहरों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज़ से हुआ है? तो सेल खड़ी पत्थर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में थी? 25,000 ईस्वी पूर्व से 15,000 ईस्वी पूर्व या 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी? तो सबसे सही क्वेश्चन आंसर है 2500 से ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व में। DSSB के 18 में ये क्वेश्चन आ चुका था। तो आप देख सकते हैं कि DSSB के क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता कितना ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल निर्धारण में किसी ने भी सर्वमान्य तिथि नहीं दी है। विभिन्न विद्वानों ने इसका अलग अलग निर्धारण किया है। प्रोफेसर जॉन मार्शल ने
सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3250 ईस्वी से 1750 ईस्वी, इसके अराउंड में फिगर में बताया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अर्नेस्ट मैक ने दिया है 2800 से 2700 ईस्वी पूर्व, मार्टी हिवल ने दिया है 2500 से 1500 और फेयर सर्विस ने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। अब C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य जो तिथि है वो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। जो C14 एक विश्लेषण विधि आती है जिसको स्टोन और चीज़ों को देखा जा सकता है कि ये कितना पुराना हो सकता है, उससे ये वैज्ञानिक पद्धति से इसको हम सर्वमान्य जो कहते हैं वो 2500 से 1700 मानते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आप ज़्यादा लगाइएगा क्वेश्चन में। इसके अराउंड जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप टिक करिएगा। जैसे 2000 से 1500 ये इसके अराउंड नहीं जा रहा है, आपको 2500 से 1750 वाला अराउंड सही रहेगा। तो 2500 से 1700 तक के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको राइट टिक करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामों को पहचान करें। अब इसका सही आयाम क्या है? 1170 सेंटीमीटर, ए इज़ द राइट आंसर। 1170 मीटर, 690 मीटर और 240 मीटर। तो ये हो गई ऊंचाई 240 मीटर, 690 जो हो गई वो चौड़ाई हो गई और उसके बाद जो उसकी लंबाई है 1170 मीटर है। ठीक है, ये गहराई को कह सकते हैं 240 और लंबाई हो गया 1170। तो इस तरीके से आयताकार इसको हम मानते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 180 फुट तथा पूर्व से पश्चिम 108 फुट और इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जल कुंड का जलाशय बना था 39 फुट, लंबा 23 फुट, चौड़ा 8 फुट और गहरा। तो इस तरीके से इनमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी थी, दो तरफ से इसमें सीढ़ियाँ थी तथा जलाशय के फर्श पक्की ईंटों से बने हैं। तो इस तरीके से इसके साक्ष्य से हमें पता चलता है कि उसमें पक्की ईंटों भी बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो सिंधु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? तो मुर्दों का टीला भी बोलते हैं। और कौन सी भाषा से? सिंधी भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास सिंधी रहते थे। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। वहाँ पर बाढ़ आ जाने से सभी वहाँ पे ध्वस्त हो गया और लोग वहाँ पे मरे हुए मिले, तो इस वजह से वो मुर्दों का टीला कहलाने लगा और मुर्दों का टीला का मतलब होता है मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी? अगेन वही क्वेश्चन है, तो इसका आप खुद से देख लीजिए। 2500 से 1700। ओके, इसका डिटेल भी नहीं बताऊंगी, सारा चीज़ पहले ही बता दिया है मैंने। 36 नंबर का क्वेश्चन, वाकाटक राजा कौन है? दिए गए विकल्पों में से पहचाने। हिंसक जनजाति, ब्राह्मण, बौद्ध या तो वाकाटक जो थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, DSSB के 2018 के पेपर में आया हुआ है ये। इस वंश की स्थापना हुई थी 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। वाकाटक राजा ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राजा प्रवरसेन प्रथम था। राजा प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि ली और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी करवाया था। ठीक है, वाकाटक में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा या गुजरात? धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। UGC के दिसंबर 2013 के सेकंड पेपर में आया हुआ, नेट के भी पेपर में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग नेट जो तैयारी कर रहे हैं वो भी सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ सकते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सौंधव सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसका उत्खनन 1992 में RS बिष्ट और उनके सहयोगियों ने की थी। उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रकाश में आईं। इन जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण रहा 7 मीटर गहरा 79 मीटर लंबा शैलयुक्त जलकुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे निर्मित है? तांबे से है, टेराकोटा से? यहाँ पर एक नृतक धड़ भी प्राप्त हुआ है जो कि टेराकोटा से है। नर्तकी का है तो वो तांबे से है, कांसे से है, और नृतक सिर्फ धड़ की बात अगर की जाएगी तो टेराकोटा से। UGC ये थर्ड पेपर में आए हैं 2013 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीकी का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। एप्लिक बनाने की तकनीक टेराकोटा मूर्तियों में हो गई थी, पर ऐसा नहीं है कि मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। ढोकरा कास्टिंग होती थी उस समय, तो मोल्ड का भी प्रयोग होता रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एप्लिक तकनीकी का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। अभिकथन ए सही है और तर्क आर गलत है। ठीक है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? लोथल जो है वो किससे? हड़प्पा बंदरगाह। यहाँ पर लोथल जो है गुजरात के पास में एक समुद्र के किनारे है, वहाँ पर हड़प्पा का एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो लोथल एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। बंदरगाह इसको आप जहाँ पे जहाज़ें रुकती हैं और आप सी से हम उसको निकलते हैं, वहाँ पे सी का एक स्टेशन कह सकते हैं, उसको नाव का स्टेशन कह सकते हैं। जैसे ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, वैसे एक बंदरगाह जहाज़ों के लिए बनता है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरातत्व गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगावल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज SR राव ने 1954 में की थी। यहाँ पुराविद रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1957 से 1958 में खुदाई करवाई गई थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। ठीक है, लोथल तथा कालीबंगा दोनों हैं, क्या है? गुजरात में स्थित है, हड़प्पा कालीन स्थल है। तो ये दोनों जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल है। यूजीसी के नेट में आया हुआ है पेपर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर या हड़प्पा? तो सिंघनपुर जो है वो प्रागैतिहासिक है, आध्यात्मिक नहीं है। तो जिनकी खोज 1910 में W एंडरसन ने की थी। यहाँ पर 50 चित्र, शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो राजस्थान में स्थित कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, आहड़ या धौलावीरा? तो आहड़ जो है वो राजस्थान में स्थित है, आहड़। ये चीज़ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया है डाइट के 2016 के पेपर में। भारत में वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी काले रंग की है। सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा विशालतम नगर धौलावीरा है, जो कि गुजरात में स्थित है। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र गुजरात में स्थित है। पुरातात्विक स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस पुरातात्विक स्थल की खोज 1973 ईस्वी में RS बिष्ट ने की थी। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? वो चूने के पत्थर से बना है, ये चूना पत्थर बोलते हैं इसको। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष नर्तक धड़ था वो चूना पत्थर से बना है और अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप के द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7-8 इंच है। क्वेश्चन ऐसे इंच का जरूर आता है। तो आप सारे जितने भी मूर्तियां हैं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, कब बनी है, किसने खोजी है, कितने इंच की है, साइज, सब कुछ याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे में नाव का रेखा चित्रण उत्कीर्ण है, जिसका समय अनुमान 3000 ईस्वी पूर्व से है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की 2 तवंगी एवं कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है। तो ये याद रखिएगा कि ताम्र की 2 तवंगी और 1 कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से सिर्फ 3 मोहरें मिली हैं और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख या पुरातात्विक उत्खनन? तो उत्खनन से हम ज़्यादातर जान पाए। ये डाइट के प्रवक्ता 2016 के पेपर में आया हुआ था। हड़प्पा निवासी पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधुकालीन पक्की मूर्तियों की निर्मित चिकोटी पद्धति थी
और हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई हो। ओपी मीन्स एक ऐसा लेप लगा देना जिससे कि चमकदार दिखे, ठीक है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता के में मोहरों का क्या उपयोग होता था? व्यापार के लिए, शिकार के लिए, सजावट के लिए या खेल के लिए? तो मोहरों का जो प्रयोग होता था, जैसे आज होता है कॉइन का प्रयोग, वैसे ही उस समय मोहरों का प्रयोग होता था व्यापार के लिए। आप कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं तो उसमें आप मोहरों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए होता था। उत्खनन से प्राप्त ये मोहरें और मुद्राएं सिंधु सभ्यता में व्याप्त कला एवं उनके एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करती हैं। ये मोहरें कलात्मक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जो साधारणतः 0.25 इंच से 1.25 इंच तक ऊंचाई की होती थी। आकार में गोल, लंबी, वर्गाकार तथा आयताकार, ज़्यादातर आयताकार पाई गई हैं और कुछ गोल, लंबी, वर्गाकार भी पाई गई हैं। अधिकांशतः ये मोहरें सेलखड़ी या घिया पत्थर या स्टेटाइट से बनी हैं। इस मोहरों पर विविध प्रकार के पशु आकृतियां, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, खरगोश, हिरन, सिंह युक्त बैल, गरुड़, मगर आदि सुंदर आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। सर्वाधिक सुंदर आकृति कुकुद, मान, वृषभ की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु कला घाटी कला के अवशेष हैं? तो ये ऑब्वियस है, मोहनजोदड़ो। हम लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो ये दाढ़ी वाले सिर और नाचती हुई लड़की का हमने पाया है। ये सारा आप एक बार देख लीजिएगा। सारा कुछ जो मूर्तियों का याद करने लायक है। पुजारी की मूर्ति, 2 तवंगी, 2 नग्न मूर्तियाँ, ये सब पशुपति की मूर्ति, दुशाला ओढ़े, ये सारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। फिर हड़प्पा से कौन कौन? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तांबे से बना इक्का, मोहरों एक श्रृंगी वृषभ, लाल पत्थर से बना पुरुष दल, पुरुष नर्तकी, मातृ देवी की मूर्ति। ये सारा लर्न करने वाला है, तो आप नोट डाउन करते चलिए और उसको याद करते रहिए। आप अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पट्टचित्र के लिए, ईंटों के उपयोग के लिए, गुफाओं की चित्र, लघु चित्रकारी। तो ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। ये डाइट के एग्जाम में भी आया है, टीजीटी के भी एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। वक्राकार ईंटें चौहूदड़ों से प्राप्त हुई थी और कालीबंगन से फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटें भी मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 25 क्वेश्चन आज भी करेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? ये है भारत में। अब अगर भारत पूछा जा रहा है तो भारत में, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा इसमें रॉन्ग है ये सब, और भारत में सही है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है और सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल भोगवा नदी गुजरात में अहमदाबाद काठियावाड़ जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के भारत में स्थित स्थल रंगपुर, रोपड़, ये सब भी याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी सभ्यता भारत में है और कौन कौन सी सभ्यता पाकिस्तान में है, ये यहाँ पर सभी दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो रंगपुर, रोपड़, कालीबंगन, आलमगीरपुर, सुतकोटड़ा, बनावली, राखीगढ़ी, दायमाबाद, देसलपुर, ये सारे भारत में है। और पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तुंगा, गेंडोरो, चौहूदड़ो, ये सब पाकिस्तान में स्थित है। और इसका टाइम पीरियड है 2700 ईस्वी पूर्व से 1700। अब 2500 से 1700 भी कर सकते हैं, 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 कह सकते हैं, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का प्रयोग, बौद्ध मंदिर या डॉकयार्ड? डॉकयार्ड भी है, ठीक है, पकी हुई मिट्टी भी और स्नानागार भी है हड़प्पा सभ्यता का। तो इसका बुद्ध मंदिर का कहीं भी जिक्र नहीं आया है, इस वजह से सी इज़ द राइट आंसर। ये टीजीटी और डैट के एग्जाम्स में आया हुआ है। बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मंदिरों का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य पकी ईंटों से है, निर्मित भवन है, विशाल स्नानागार है, सार्वजनिक सभा भवन है, कालीबंगन से अलंकृत ईंटें मिली हैं, लोथल से डॉकयार्ड मिला है, शिव पशुपति के रूप पशुओं के साथ लाल पत्थर से बना पुरुष का धड़, मछुआरा अपने कंधों पर
बहंगी उठाए एक शिकारी मृग का शिकार, दाढ़ी वाले सुंदर योगी मूर्ति आदि मिले हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा हिस्सा कहाँ भारत में है, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में है, कौन सी चीज़ें भारत में पाई गई हैं, कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में पाई गई हैं, कौन सी चीज़ हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाएगी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, कोई भी प्रकार का मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए 50 क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। और इसके बाद जो इसमें जो आपको व्याख्यान मिले हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो एक एक लाइन इस वीडियो का आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके अगले कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इस बिल्कुल 100% सिंधु सभ्यता के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गए ये 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को कमेंट करिए कैसे लग रही है ये वीडियो, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया हो, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। प्लीज़ शेयर करिए, मुझे और अच्छा लगेगा। लोग जुड़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है। Thank you for watching my video and keep watching, keep learning. Bye bye.